हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 का जो है अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन सी टॉपिक है। तो ये टॉपिक है दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी। अब दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी क्या है, तो इसमें देखते हैं कि रैंग, बर्नर तथा बरी, ये तीन वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया, रैंग, बर्नर तथा बरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक सारणी तैयार किए जिसे बोहर या आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अर्थात ये तीन वैज्ञानिक थे, रैंग, बर्नर तथा बरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया, जो भी हमारे तत्व थे उन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते गए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते गए तो उन्होंने देखा कि परमाणु क्रमांक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते गए तो उनको एक श्रृंखला प्राप्त होती गई। तो उन्हीं श्रृंखलाओं को उठा करके जो है एक जगह उन्होंने कलेक्शन कर दिया, रख दिया और एक चार्ट बना दिए। उसी चार्ट को क्या कहा दिया बच्चों, तो दीर्घाकार या परावर्तित आवर्त सारणी के नाम से जाना गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट आता है आपका कि दीर्घकाल आवर्त सारणी की लक्षण विशेषताएं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की लक्षण या विशेषताएं। देखिए बच्चों, पहला विशेषता क्या थी कि इसकी विशेषता यही थी कि इसको जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। पहली विशेषता यह थी कि इसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। दूसरी बात यह है कि इसमें 7 आवर्त थे। दूसरी बात क्या है कि इनमें वर्ग की संख्या जो है, वर्ग की संख्या 1 से 18 है। 1 से 18 वर्ग जो है 1 से 18 वर्ग है। तीसरी बात क्या होती है कि 7 आवर्त जो हैं, उस 7 आवर्त में तत्वों की संख्या देख लेते हैं। तत्वों की संख्या, तो 7 आवर्त में तत्वों की संख्या पहले में 2 था, दूसरे और तीसरे में 8 है, तीसरे और चौथे में 18 तत्व रखे गए और छठवें और सातवें आवर्त में जो है 32 तत्व जो है रखे गए और इन्हीं नंबर को जो है मैजिक नंबर के नाम से जाना जाता है। मैजिक नंबर भी कहा जाता है इनको। चौथी बात यह थी बच्चों कि इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस, पी, डी व एफ ब्लॉक में बांटा गया। एस, पी, डी व एफ ब्लॉक में, अर्थात जो संशोधित आवर्त सारणी जो बनी थी, ये परिवर्तित आवर्त सारणी जो बनी है, इसको 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया। 4 ब्लॉक कौन कौन से थे, तो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक बनाए गए थे। उसके बाद देखते बच्चों कि एस, पी, डी, एफ के बाद जो है इसको क्या घटना दे दिया गया, तो देखिए जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक वह 1 से लेकर 2, एक और दूसरे वर्ग को हम कहते हैं एस ब्लॉक। उसके बाद आती है पी ब्लॉक, तो पी और डी, तो पी ब्लॉक जो है वह, पी ब्लॉक को कहा गया 3 से 12 जो वर्ग है इसको कहा गया पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक जो है वह आपका है, डी ब्लॉक को कह दिया गया है इसमें 13 से 18 को जो है डी ब्लॉक कहा गया। हालांकि एफ ब्लॉक जो कहा गया, एफ ब्लॉक को वह एंथेनाइड या लैक्टेनाइड कहा गया। एंथेनाइड
एंथेनाइड या लैक्टेनाइड कहा गया। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड या लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना गया। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि दीर्घावर्त सारणी की लक्षण या विशेषताएं क्या थी। तो पहला परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दिया गया। दूसरा इसमें 7 आवर्त थे। वर्गों की संख्या क्या थी, 1 से लेकर 18 तक थी। उसमें 7 आवर्त में तत्वों की संख्या क्या थी, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 रखा गया। चौथा क्या है कि एसपीडीएफ ब्लॉक में इसको बांटा गया। जो भी बांटा गया इस आवर्त सारणी को एसपीडीएफ ब्लॉक में बांट दिया गया। एस ब्लॉक में 1 से 2 वर्ग आते हैं। पी ब्लॉक के अंदर 3 से लेकर 12 वर्ग तक के तत्व आते हैं और डी ब्लॉक के अंदर 13 से 18 वर्ग तक के तत्व आते हैं। और एफ को जो है एक्टिनाइड या लैंथेनाइड के नाम से जाना गया। अब देखो बच्चों पांचवें पॉइंट है कि एस व पी ब्लॉक के जितने भी तत्व थे, एस व पी ब्लॉक के तत्व को, जो भी तत्व थे उनको कहा गया है सामान्य तत्व। उसके बाद आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण। और एफ ब्लॉक के तत्वों को जो है इसको कहा गया आंतरिक संक्रमण तत्व कहा गया है। आंतरिक संक्रमण तत्व कहा गया। तो हम लोगों ने देखा कि एस और पी ब्लॉक के तत्व को सामान्य तत्व कहा गया, जनरल एलिमेंट हो गए। उसके बाद जो है ये डी संक्रमण तत्व हो गया। एफ जो हुआ वह इंटरनल संक्रमण तत्व हो गया आपका। उसके बाद देखते बच्चों नेक्स्ट जो होगा हमारा दीर्घ आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है। दीर्घ आवर्त सारणी की उपयोगिता। अब देखिए बच्चों दीर्घ आवर्त सारणी की उपयोगिता दिखती क्या है कि जो हमारे 4 ब्लॉक बनाए गए, भाग बनाए गए एस, पी, डी व एफ, यदि हम इन चारों ब्लॉकों का अध्ययन कर लेते हैं, 4 ब्लॉक का अध्ययन करने से हमारे पूरे जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का क्या होता है, अध्ययन हो जाता है। तो यही जो इसकी क्या है, हमारी उपयोगिता है। हम इसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक एक तत्वों को यदि 118 119 तत्व जो होंगे, यदि हम उसका एक एक बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा अध्ययन करना। तो बेहतर यही होगा कि हम एक ही बार क्या कर ले, उनका अध्ययन कर ले। तो इसको ब्लॉक वाइज कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है बच्चों दीर्घाकार आवर्त सारणी से, दीर्घाकार आवर्त सारणी से संशोधित आवर्त सारणी का निराकरण। अब देखिए क्या है कि पहला क्या हुआ, करें कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो बनी और संशोधित आवर्त सारणी से निराकरण कैसे किया, उस समस्या का समाधान कैसे किया गया। तो जो असमान गुण वाले तत्व थे, पहला असमान गुण वाले तत्वों को, असमान गुण वाले तत्वों को अलग रखा गया, असमान गुण वाले तत्वों को दूर रखा गया, हम कह सकते हैं दूर रखा गया। दूसरी बात क्या आती है इसमें कि दूर तो रख गया क्योंकि इनमें क्या थी, गुणों में समानता पाई जाती नहीं थी, तो एक पास रखने से कोई मतलब था नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति और पुरुष के कोई इंसान है, उन दोनों के बीच की मेंटालिटी नहीं मिल रही है, तो उनको पास रखने की क्या जरूरत है, डिस्टर्ब करेंगे एक दूसरे को। इसलिए जो है असमान गुण वाले तत्वों को क्या कर दिया, जो ए और बी ग्रुप उपवर्ग था उन सबको क्या कर दिया गया, अलग अलग रख दिया गया। दूसरी पॉइंट आती है इसमें कि धातु और अधातु, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स थे, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु तत्वों को क्या किया गया, अलग रखा गया, अलग रखा गया इनको, धातु और अधातुओं को। तीसरी पॉइंट आती है बच्चों कि सभी संक्रमण तत्व, देखिए यहां पर आते हैं थोड़ा सा, संक्रमण जितने भी तत्व थे, संक्रमण तत्व, तो सभी संक्रमण तत्वों को क्या किया गया कि जितने भी संक्रमण तत्व थे उनको एक साथ रखा गया। उसके बाद आता है
संक्रमण तत्व, जैसे संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में जो होता है हमारा डी ब्लॉक तत्व होता है, तो उस डी ब्लॉक तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो जितने भी संक्रमण दोषी जो तत्व थे उन सबको क्या कर दिया गया, एक जगह रख दिया गया कि कहीं क्या करे, वो डिस्टर्ब ना करे। अगला पॉइंट आता है बच्चों, चौथा पॉइंट, कि प्रत्येक आवर्त में एक ही वर्ण है, प्रत्येक आवर्त में एक ही क्या है, वर्ण है। तो ये जो था हमारी दीर्घ आवर्त सारणी की क्या थी, उपयोगिता थी बच्चों। बहुत ही एक एक चीज बारीकी से बताया जा रहा है आपको, और आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक बच्चों कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी तत्व के किसी परमाणु, क्या है हमारा परमाणु है, तो किसी परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये वाला हमारा परमाणु है, तो यहां पे नाभिक है, तो नाभिक और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, यही तो हमारी रेडियस है, परमाणु त्रिज्या होती है। अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। जो हमारी एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, वह परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इसलिए क्या होती है, हमारी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। उसके बाद देखते हैं हमारा धन विद्युतीय गुण क्या होता है। तो धन विद्युतीय गुण क्या होता है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेना, धनायन बना लेना, उसी को हम क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। अब क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो धन विद्युतीय तत्व भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और बाएं से दाएं जाने पर भी क्या होती है, घटती है। तो धन विद्युतीय तत्व में गुण में क्या देखा हमने कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धन विद्युतीय तत्वों का गुण बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती है। अब क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व से भी इसका उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये ग्रहण करेगा, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन करेगा, और ग्रहण करने के बाद वो ऋणायन बना लेगा, तो इसी को कहते हैं ऋण विद्युतीय गुण। अब ऋण विद्युतीय गुण में होगा क्या कि देखिए, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, हमने देखा कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, धनात्मक बढ़ रही थी। अब क्या होगा, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी ऋण विद्युतीय क्या होती है, बढ़ती है। तथा राइट टू लेफ्ट आएंगे, राइट टू लेफ्ट जब आते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्वों का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, गुण बढ़ता जाता है। तो ये जो था हमारा बच्चों प्रवर्धित आवर्त सारणी थी, जिसको मैंने एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, और एग्जाम में क्या होगा आपको जिससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।